हेलो गाइस, वेलकम टू करो स्टार्टअप। करो स्टार्टअप इज अ प्लेस जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करते हैं। सो वी आर गोइंग लाइव विद फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूल सुमेश जी। तो जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो कि ईवी इज़ अ वेरी इमर्जिंग सेक्टर इन इंडिया राइट नाउ। सो एवरी वन इज़ बिल्डिंग प्रोडक्ट अराउंड इट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर भी, और आई होप कि ये कन्वर्सेशन इतनी ही अमेजिंग होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू करो स्टार्टअप। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूल की बात करते हैं। तो जनता के लिए बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें आप क्या क्या बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूल एक ईवी एंड टेक कंपनी है जिसमें हम ईवी और बैटरी के सराउंडिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। लाइक बीएमएस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, मोटर कंट्रोलर, चार्जर्स, आईओटी, है ना। सो ये एंड यूज़र के लिए, जैसे कि कोई रिक्शा है या स्कूटी है, गाड़ी है, उसमें हर जो भी ईवी होगा उसमें सारे कंपोनेंट्स लगेंगे। जहाँ बैटरी आपका लिथियम आयन बैटरी लगेगा वहाँ हमारे कंपोनेंट्स लगेंगे। टेलीकॉम टावर्स एंड एप्लीकेशन है, एनर्जी स्टोरेज, होम स्टोरेज, होम एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन है, ईवी है। एंड चूजिंग अ डिफरेंट सेक्टर और स्पेशली ईवी, तो आई होप कि कहीं ना कहीं आपका वो इंटरेस्ट रहा होगा। और आई जस्ट वांट टू नो द बैकग्राउंड कि आपने शुरुआत कहाँ से करी एंड वाई इलेक्ट्रिक फ्यूल, और कब इसकी शुरुआत हुई थी। लाइक वी स्टार्टेड इन 2017। कॉलेज डेज से ही हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट था। हम लोग मेरे फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, उज्ज्वल है ना। सो हम लोग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा था कॉलेज टाइम में भी। सो फिर जैसे ही देखा कि ईवी का बूम काफ़ी है उस टाइम पे भी, हम देखे चाइना में भी ईवी का यूज़ हो रहा है। इंडिया में इतना नहीं था अडोप्शन वगैरह। तो चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ईवी का। बाहर भी स्वैपिंग स्टेशंस लग रहे हैं ईवी के लिए फ़ायदे हैं ईवी के। तो वो इंडिया में भी एक था। हम्म। उस टाइम पे डिफरेंस ये था कि ईवी था, रिक्शा थे, बहुत लिमिटेड थे, हम्म। है ना। सो वो एक दिख रहा था कि जैसे सब्सिडी जा रही थी, गवर्नमेंट पुश कर रही थी कि हमें पेट्रोल और दो फ्यूल वाले व्हीकल्स हमको कम करना है, उनका यूज़ कम करना है। तो अल्टरनेट एक ही था, आपको इलेक्ट्रिसिटी ईवी की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। राइट। सो वो एक सेक्टर लगा थोड़ा इमर्जिंग। सो फिर वहाँ से हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक का 17 में, है ना। सो फिर कॉलेज डेज से ही हमने इसका काम शुरू कर दिया था। अब ईवी में भी बहुत सारे सेक्टर्स थे उस टाइम पे। बैटरी शॉपिंग एक सेक्टर था, है ना। ईवी को बनाना खुद में एक सेक्टर था। बैटरी टेक्नोलॉजी खुद में एक अलग सेक्टर आ जाता है, डिवीजन आ जाता है। अब ये कहाँ जाना है। सो कैपिटल जो जहाँ रिक्वायर्ड है मोस्ट, वो बैटरी आपका आ जाता है। हम्म। फिर ईवी को बनाना कैपिटल इंटेंसिव आ जाता है ना। तो हमारा कॉलेज कोई इतना अच्छा कॉलेज नहीं था कि इसका फेमस हो। तो उस टाइम पे फंडिंग लेने के लिए, इन्वेस्ट जाने के लिए ना, आपके पास कोई सॉलिड बैकिंग होनी चाहिए। हम्म। ना कोई एक्सपीरियंस है हमारे पास, राइट। राइट। एक्सपीरियंस भी नहीं है, अब फैमिली का पैसा भी नहीं है, तो क्या करेंगे। सो जिसमें मेहनत ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा है, पैसा हम्म। कम है, वो फील्ड स्टार्ट करते हैं। तो वो था टेक्नोलॉजी पार्ट, हम्म। बीएमएस, है ना, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, आईओटी। सो उनके अराउंड सराउंडिंग हमने काम स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में 17 में। सो 6 साल हो चुके हैं अभी कंपनी को। So, नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ईवी एंड डेफिनेटली इंपॉर्टेंट भी है। जिस तरह से हमने देखा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, जैसे डिमांड भी बढ़ी है। अब क्या है कि लोग अडेप्ट करें ईवी के थ्रू। अब उनको लगता है कि चलो ठीक है, शुड स्विच टू ईवी। बट 2017 की बात करें तो आई आई होप कि इकोसिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ था। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। तो उस समय एज एन कंपनी क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि वो चीज़ें फोरकास्ट करने के चलो आगे डेफिनेटली पीपल विल अडेप्ट, बट वहाँ पे डेफिनेटली चैलेंजेस काफ़ी आए होंगे स्पेशली ईवी सेक्टर में। तो वो मेजर चैलेंजेस जो आप बताना चाहोगे। मेजर चैलेंजेस तो उस टाइम पे क्या था कि मैक्सिमम पार्ट आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो एक बेंचमार्क है इंडियन जो भी यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे, बहुत लिमिटेड स्पेस था ईवी का उस टाइम पे। तो जो आपको कम्पीट करना है डायरेक्ट चाइनीज और फ्री से कम्पीट करना है, जो कि हमसे डायरेक्टली 10 साल आगे हैं टेक्नोलॉजी पार्ट में। सो वहाँ एक कम्पीट था कि मतलब हम कैसे अप्रोच करेंगे इंडियन क्लाइंट्स को भी, जो कि डायरेक्टली चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, कि वो हमें कंपेयर कैसे करेंगे, हम्म। है ना, बेंचमार्किंग के लिए, या फिर हम अपना प्रोडक्ट कैसे डिप्लॉय करें टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए। सो वो एक टफ चैलेंज था उस टाइम पे। फिर ईवी का 17 में इतना आपको पता है कि बूम नहीं था, राइट। सो उसको टाइम लगा, हमें प्रोडक्ट मैच्योर होने में टाइम लगा। सो वो थोड़ा सा एक मेजर हमारे लिए चैलेंज था। हर साल कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ट्रेंड्स आते हैं। तो अभी जब से आपने स्टार्ट किया, तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन द मेजर ट्रेंड्स ऑन ईवी सेक्टर। अभी क्या लगता है कि इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स की सबसे जो मोस्ट डिमांडिंग चीज़ें होने वाली है, एज एन बिजनेस ओनर भी और एज एन कस्टमर भी। ईवी में देखो, स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट किया तो ईवी में कुछ नॉर्म्स नहीं थे, सेफ्टी हम्म। स्टैंडर्ड्स नहीं थे। आप नॉर्मल कोई भी ईवी चाइना से लाके नो किट लाके कोई भी बना के बेच सकता था। कोई भी जिसके पास पैसा है वो चाइना से किट लेके आएगा, असेंबल करेगा और बेचेगा उसको, है ना। तो वो सिक्योरिटी, एंड यूजर साइड सिक्योरिटी आप लगा लीजिए, वो कुछ नहीं था, कंसर्न्स कुछ नहीं थे। हम्म। सो अभी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स आए हैं, एआईएस के नॉर्म्स आए हैं। उसमें क्या है कि आपको
इसको सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा आई कैट या फिर जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उनसे, है ना, वो होने ही चाहिए ताकि एंड यूजर सेफ रहे। बीच बीच में ईवी जो जिसमें आग लग रही थी वो भी काफ़ी कम हो गए केसेस, है ना। आप 2020 में देखेंगे, 22 में देखेंगे, मेरे बहुत सारे केसेस आए, इस साल नहीं आए हैं इतना। उसके मेजर रीजन यही है कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि कौन कौन सी ई का आप सेल कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते, राइट। बहुत सी कंपनी बंद भी हुई है ना। सो एक वो मेजर चेंज है ईवी में भी, काफ़ी स्टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर दूसरा फीचर्स वाइज, ओला के आप फीचर्स देखेंगे, एथर के फीचर्स देखेंगे, है ना। सो नॉर्मल आपके जो टू व्हीलर्स मार्केट में भी हैं, आइस इंजन व्हीकल्स हैं, उनसे काफ़ी डिफरेंट है। वो टेक्नोलॉजी वाइज आगे जा रहे हैं, है ना। फिर रेंज अपने आप में एक अच्छा है, चार्जिंग स्टेशन वगैरह अपने आप में अच्छा है। सो वो अभी यूज़र के लिए, एंड यूज़र के लिए आप मैं बात करूँगा तो विद इन 1 और 2 ईयर मैक्सिमम लोगों के पास ईवी का ईवी टू व्हीलर्स होंगे या थ्री व्हीलर्स होंगे। डेफिनेटली एज एन कस्टमर, एज एन यूज़र, लोग चाहते हैं कि ईवी अडेप्ट करें, राइट। बट जहाँ तक इंफ्रा की बात करें तो यू कैन सी द रियलिटी ऑन द रोड, राइट। चाहे वो चार्जिंग स्टेशन की बात हो, आ, चाहे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस की बात करो, सर्विस की बात करें, तो लोग इसी कारण से डरते हैं। तो मतलब व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट कि ईवी तो खरीदना है लेकिन अब उसको मेंटेन करना है, क्योंकि आप बोलते हैं कि आप हाथी तो खरीद लो, उसको फिर पालने में दिक्कत होती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका काफ़ी स्टार्टअप्स हैं अभी जो कि ओनली सर्विस पार्ट में आए हैं। वो आप देखेंगे तो ओनली वहीं का वहीं काम है, केवल ईवी की रिपेयरिंग करनी। हाँ, इतना कॉमन नहीं है जैसे कि हमारे 100 मीटर पे दुकान है या 100 मीटर पे कोई भी सर्विस सेंटर है जो कि आपकी गाड़ी या बाइक को ठीक कर देगा, है ना। उतना नहीं है, लेकिन हाँ अभी काफ़ी स्टार्टअप्स आए हैं, काफ़ी कंपनियों ने केवल ईवी के लिए सर्विसिंग के लिए बैटरी मोटर कंट्रोलर व्हीकल चार्जिंग के लिए सर्विस सेंटर्स लगाए हैं ना। नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में हम इसमें मेजर ग्रोथ देखेंगे सर्विस पार्ट में भी, क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट है। आप ईवी बेच रहे हैं, ले रहे हैं, वो एक पार्ट है, लेकिन उसको सर्विस मेंटेनेंस करवाना वो एक बहुत, आप अगर मैं कोई ईवी लूंगा मैं देखूंगा कि सर्विस सेंटर कहाँ है। मैंने हुंडई का कोई गाड़ी लिया है, मैंने सुजुकी का गाड़ी लिया, उनका सर्विस सेंटर है। मैंने BYD लिया या मैंने हुंडई का ईवी लिया, तो मेरे को कंसर्न आ जाएगा फिर कि अगर मेरा एक बार गाड़ी सर्विस में गया तो उसको 2-3 महीना लगेगा सर्विस होने में। हाँ, वो पॉइंट हमेशा रहेगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट 1 से 2 साल में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। वेरी सून हमारे पास बहुत स्केल में सर्विस सेंटर्स होंगे। सरकार की बात करें, सरकार बोलती तो है कि आप देसी बनो, ईवी अडेप्ट करो एंड ऑल दैट। जब मतलब ग्राउंड रियलिटी पे हम लोग आते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर सोर्सिंग देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, राइट। एंड आपने चाइनीज़ ऐप बंद कर दिया कि आप चाइना से प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, बट अभी आई आई वाज कमिंग देयर एंड आई सॉ BYD कार, राइट। जब चाइना की कंपनी यहाँ के अगर कार बेच रही है, तो फिर वो चेंज कैसे आएगा? जो स्टार्टअप की बात करते हैं हम कि हाँ स्टार्टअप को बूस्ट करना है, बट वो चीज़ अगर इंडिया में बन नहीं पा रही है, तो वो मेजर चैलेंज कैसे? और अगर व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, इंडिया में क्यों नहीं बना पा रहे हम? इंडिया में बनाने का मैक्सिमम हम आज तक पार्ट इम्पोर्ट ही करते हैं चाइना से, है ना। अभी काफ़ी स्टार्टअप्स हैं, मैं मेरी डोमेन की बात कर लेता हूँ। हम बीमस बनाते हैं, तो बीमस में भी आप देखेंगे 17 में तो कंपनीज नहीं थी, 1 और 2 मैक्स। वो भी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए किसी क्लाइंट के लिए बना रहे होंगे। आज अगर मैं बात करूँ तो 10 से 12 कंपनीज इंडिया में हैं जो कि बीमस बना रहे हैं, है ना। मोटर कंट्रोलर बना रहे हैं, चार्जर भी बना रहे हैं, सप्लाई भी कर रहे हैं। हाँ, बड़ा है गैप, थोड़ा सा ज़्यादा है अभी भी गैप। अभी भी हम बात करेंगे चाइना से 80% मटेरियल जो ईवी का है हम लोग अभी इम्पोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम कंपनीज, चाहे वो टॉप कंपनीज ही क्यों ना हो, राइट। सो उसका भी थोड़ा चैलेंज है कि थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें भी 3 to 4 ईयर्स लगेंगे जब कंप्लीट हम लोग इंडिया में जो सारे कंपोनेंट्स से बना पाएंगे। बहुत से स्टार्टअप्स हैं अभी भी जो कि अंडर टेस्टिंग हैं, या फिर उनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी है, वो मास प्रोडक्शन में जाने वाले हैं, है ना। सो गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट की बीच में स्कीम्स हैं जो ईवी स्टार्टअप्स थे उनके लिए भी अच्छी स्कीम आई थी। हम खुद माइटी के अंडर रजिस्टर्ड थे, राइट। राइट। सो हैं अच्छे अप्रोच। अब वो अप्रोच कैसे कर रहे हो आप, किस गवर्नमेंट के मतलब लुक्रेटिव स्कीम्स को आप अप्लाई कैसे कर रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट भी एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर सकता है किसी भी चीज़ को। वो आपको आके घर पे नहीं बताएगा कि भाई ये अप्लाई कर दो, हम आपको ये दे देंगे, है ना। सो आपको वो नॉलेज वो गेन करना होगा कि यार मैं क्या अप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा वो। मतलब जैसे आपने सही बात बोली कि डेफिनेटली एक पहल तो आपको खुद लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट अगर कोई गवर्नमेंट स्टार्टअप को इनकरेज कर रही है, एटलीस्ट रिकग्नाइज कर रही है, तो वही एक बहुत बड़ी बात है, राइट। एंड चैलेंजेस और पॉलिसीज़ की बात करें, जब आपने स्टार्ट करा था, नॉट जस्ट इन ईवी सेक्टर, एज इन स्टार्टअप भी, तो आपको क्या लगता है कि कितना चेंजेस आए हैं उस फेज से अभी तक? और एज इन स्टार्टअप आपने कितना बेनिफिट करा है व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़? गवर्नमेंट पॉलिसी देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का अब मैं एंड यूजर के लिए बात करता हूँ। ईवी स्टार्टअप्स के लिए तो एक अलग पॉइंट है। मैं
एंड यूजर की बात करता हूँ, सब्सिडी आई फेम 2, जिसमें आपकी लिथियम आयन बैटरी जो आपकी 70,000 की स्कूटी थी वो डायरेक्टली 50,000 की आपको मिलेगी, है ना। वो है तो एंड यूजर के लिए, है ना। अब एज ए स्टार्टअप मैं बात करता हूँ, तो स्टार्टअप में मल्टी के अंदर हम लोग रजिस्टर्ड थे, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और भी अगर आपको ईवी मैन्युफैक्चरिंग आईसी बना रहे हैं और कुछ बना रहे हैं तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना। आपको कम ब्याज पे लोन मिल रहा है कंपनी से, तो वो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, उसमें ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उनकी साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये बीएमएस है, ब्रेन ऑफ बैटरी कह सकते हैं आप इसको, राइट। सो इसमें बैटरी परफॉर्म कैसे करता है, कोई भी बैटरी को ना सेफ एरिया में काम कराने के लिए ना अपने पास ना एक लोअर वोल्टेज, अपर वोल्टेज, टेम्परेचर ज़्यादा गया तो क्या होगा, क्या करना है। कोई बैटरी रेटेड ही नहीं है उस करंट लेने के लिए, आपका व्हीकल शॉर्ट हो गया एंड से, तो क्या प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि बैटरी बहुत सेंसिटिव होती है, आपने उसको शॉर्ट किया, पानी गया अंदर, शॉर्ट हो गया, आग लग सकती है ना। सो देखा, तो उसमें बीमस आपका अच्छा होना चाहिए। चाइना से क्या है कि सस्ते के लिए बीमस लेते हैं लोग कि सस्ता है, अच्छा है, लेकिन वहाँ पे ना डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शंस नहीं है जो आपको इंडियन कंडीशन के लिए चाहिए, राइट। सो ये बीमस कैसे करता है कि आपने बैटरी के अंदर लगाया, अब आपकी बैटरी को सेफ ऑपरेटिंग एरिया में ऑपरेट करवाना है इसको। टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा तो कट करना, चार्जर अगर लगाया है, चार्जर ज़्यादा करंट दे रहा है तो उसको रोकना, अगर लोड ज़्यादा, बैटरी की रेटिंग ही नहीं है तो उसको रोकना, अगर शॉर्ट हो गया है तो उससे बचाना। सो ये इसका काम है, और कम्युनिकेशन वाला मेन पार्ट है। जैसे कि आपकी स्कूटी कितना और चलेगी, वो तो बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बैटरी को कौन बताएगा, बैटरी तो कुछ ब्रेन है नहीं, तो ये ब्रेन उसके ऊपर लगा, ये बताएगा कि आपकी स्कूटी कितना किलोमीटर हो जाएगी। वी इज़ गुड बट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, राइट? क्योंकि इसमें होता है कि प्रोडक्शन डिस्पोजल ऑफ बैटरीज एंड ऑल काफ़ी नुकसानदेह है फॉर द सोसाइटी या इन्वायरमेंट। तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? देखो ऐसा नहीं है, जब तक आपके पास रिसाइकलिंग प्रोसेस पूरा सेट नहीं है, इंडिया में अब तक नहीं था, मतलब मैं 1 साल 1.5 साल की बात करूँ, तब तक लिथियम आयन बैटरीज आप इंपोर्ट कर रहे हो, हाँ, तो अगर वो रिसाइकल नहीं हो रही प्रॉपर चैनल से तो पोल्यूशन होगा, है ना, डंपिंग होगी उसकी, डायरेक्टली सेल डंपिंग किए जाएंगे अगर प्रोसेस ही नहीं है तो। लेकिन 2-3 स्टार्टअप्स मैंने खुद जानता हूँ पर्सनली उन लोगों को जो कि बैटरी रिसाइकलिंग में आए हैं, है ना। एक तो ये होता है कि आपके पास आज मटेरियल आया है, उसमें आप कितना वेस्ट में निकाल दो और बाकी का मटेरियल आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, तो वो स्ट्रक्चर भी बने हैं, वो भी हुआ है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, जब तक आपके पास सोलर नहीं है, ऑल्दो मैं मान लेता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी में घर पे ले आया हूँ, मैं चार्ज कैसे कर रहा हूँ उसको, चार्ज तो मैं उसको नॉर्मल डीजल पे कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ग्रिड सप्लाई तो है ही नहीं, मैंने कोई सोलर नहीं लगाया है घर पे, है ना। तो जब आप पोल्यूशन की बात करते हो तो हाँ, वहाँ अभी फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं, आप ईवी चार्ज कर रहे हैं, तो ट्राई करना है कि सोलर से चार्ज करो, क्योंकि जो साइकिल है वो वहीं जाके ख़त्म नहीं होनी चाहिए ना। आपने ईवी लिया, उसको चार्ज आप डीजी से कर रहे हो, डीजल यूज़ कर रहे हो, पोल्यूशन पर बराबर कर दिया, कार्बन फुटप्रिंट्स आपने सेम कर दिए उसके। सो वहाँ गैप है अभी, वहाँ पे भी अभी, जैसे कि आप देखेंगे ना, तो मैं बात करता हूँ जैसे टेलीकॉम टावर्स थे, टेलीकॉम टावर्स में पहले अपन डीजी यूज़ करते थे पावर बैकअप के लिए, लेकिन अभी वो क्या हो रहा है कि वो लोग सोलर लगा रहे हैं पूरे सेटअप, और सोलर के लिए जो बैकअप है अपना बैटरी बैंक से दे रहे हैं। सो वहाँ चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ही हमें ईवी में भी करना है। स्वैपिंग स्टेशंस लग रहे हैं तो उनको अपने को ट्राई करना है कि चार्जिंग हम सोलर से करें, राइट। घर पे आप ईवी चार्ज कर रहे हो तो उसको हमने ट्राई करना है कि हम लोग सोलर से चार्ज करें, जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितना हम ट्राई कर सकते हैं। सो वो रियल एक चैलेंज है। इंडिया में मैंने देखा है कि आपके रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं हर चीज़ में, राइट? यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ प्रोसेसेस, इनसे अप्रूवल लो, उनसे अप्रूवल लो, राइट? तो एक अलग ही हेक्टिक टास्क हो जाता है किसी भी फाउंडर या किसी भी बिजनेसमैन के लिए। तो आपके सेगमेंट में ये कितना हर्डल है और क्या क्या पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो आपको लगता है सबसे डिफ़िकल्ट है एंड हमें इसे चेंज करना चाहिए एंड नॉर्मली भी इन एनी केस? एक भी मैं रिसेंट की बात करता हूँ, इंडियन जो जितने कस्टम थे उन्होंने पीसीबी, जो बेयर पीसीबीज आप देख रहे हैं, इनके पे ड्यूटी इम्पोज किया कि आप जब भी कोई पीसीबी चाइना से इम्पोर्ट करोगे तो आपको 30% ड्यूटी पे करना होगा, राइट। सो उसके लिए मेरे को मेन दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इंडिया से सोर्स करूँ, दो चैलेंज मेरे लिए मेजर आते हैं। एक आ जाता है कि लीड टाइम, एक आ जाता है क्वालिटी, इंडिया में दोनों नहीं है अभी। सो जब तक आपके इन हाउस आपके पास सिस्टम रेडी नहीं है तब तक आप वो चीज़ें इम्पोज नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। या आप खुद का मतलब सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग करो कि क्लाइंट बाहर नहीं जाए, राइट। हम खुद ट्राई करते हैं कि जितना मैक्सिमम लोकलाइज होगा हम उतना करेंगे, हमें सपोर्ट अच्छा मिलेगा, कम्युनिकेशन गैप कम होंगे। लेकिन मेरा सेम पीसीबी विद इन 7 to 10 days बन के चाइना से यहाँ पे आ जाता है, राइट। अब मैं इंडिया की बात करता हूँ तो वो क्वालिटी नहीं मिलेगी और आपको लीड टाइम मिलेगा एटलीस्ट 6 weeks। प्राइसिंग भी आई प्राइसिंग
राइट। सो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं, और भी आप जैसे कंपनी ऑपरेट करने की बात करेंगे तो आपको हर जगह ये फाइलिंग करना है, वो फाइलिंग करना है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बिजनेस के लिए। जैसे कि मैं कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम फोकस है कि ग्रो कैसे करूँ, लेकिन किसी लीगल चीज़ में फंस जाऊँ। राइट। राइट। सो एक प्रोसेस अपने आप में लेंथी है। आप कंपनी में अप्लाई करो, आप जीएसटी में फाइलिंग करो, आप ये फाइलिंग करो, वो फाइलिंग करो, आपका आज दिन रिक्वायर्ड है, आज ये रिक्वायर्ड है, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए भी कि हम एनर्जी कहाँ लगाएं, है ना। सो वो चीज़ें हैं। बिजनेस की बात करूँ तो अगर नंबर्स की बात करें, कितने कस्टमर्स अभी तक आपने सर्व किए हैं, और थोड़ा सा मेरे को बताइए कि एग्जैक्टली हु आर योर कस्टमर्स, आप इनको सर्व करते हैं। हमारे जो डायरेक्ट क्लाइंट हैं वो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लिथियम आयन बैटरी प्रोड्यूस करते हैं। ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि अपना ईवी मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ये हमारे अभी एंड दो क्लाइंट्स हैं जिनको हम डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। एंड व्हाट आर द नंबर्स अगर रेवेन्यू के। टिल डेट हमने 70,000 BMC मार्केट में डिप्लॉय किए हैं। टोटल टर्नओवर अराउंड 20 CR। सो यहाँ तक हमारा टर्नओवर है अभी तक। इस दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 25 CR। एक सवाल ये है कि सबसे कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो सबसे मेजर चैलेंज उनको यही लगता है कि पार्टनर कैसे ढूंढे, राइट। सो एक मेजर चीज़ आप बताना चाहोगे अपनी एक्सपीरियंस से, और जो नए बिजनेसमैन हैं या जो बच्चे स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो हाउ टू फाइंड अ को फाउंडर एंड अ राइट को को फाउंडर। फाउंडर ना हमेशा आपके आसपास होते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उनको। आपको जिसके साथ बैठ के लगेगा कि ये मुझे समझ रहा है, मैं इसको समझ रहा हूँ, तो वो आपका को फाउंडर बन सकता है। एग्जाम्पल, हम 4 को फाउंडर हैं फ्रॉम सेम कॉलेज। उज्जवल हमारे सीनियर हैं, हम 3 सेम बैच सेम क्लास, कंप्यूटर साइंस एंड उज्जवल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। सो जब हम कॉलेज में काम कर रहे थे तो एक टीम थी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो आपको लगता है कि ये टीम, आप एक टीम में काम करते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये टीम है, ये इंसान है जिसको मैं समझ रहा हूँ, या फिर मैं हूँ जो मेरे को 3 लोग समझ रहे हैं, वो वाला गेम। को फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको स्ट्रेंथ वीकनेस मालूम होनी चाहिए सामने वाले की, राइट। लाइक मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसको मेरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या मुझे उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ वो इंसान काम कर रहा है, सो वो इंसान वो को कर देगा। मुझे बार बार जाने की जरूरत नहीं है कि वो इंसान पूछ रहा हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, नहीं वो उसका डिपार्टमेंट है। हम 4 को फाउंडर्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से डिवाइड हो रखी है, राइट। जैसे। जैसे कि सुनील CTO हैं, वो पूरा टेक्निकल देखेंगे। मुझे 1% डाउट नहीं है उस इंसान के ऊपर कि मेरी टेक्नोलॉजी अगर वो देख रहा है तो कोई भी कभी भी लैग करेगी, राइट। ऑपरेशंस हमारे उस अभिषेक जी देखते हैं। तो अभिषेक है तो मुझे देखना नहीं है कहीं पे भी कि कुछ नीचे प्रोडक्शन फ्लोर पे क्या चल रहा है, आज का आउटपुट निकलेगा नहीं निकलेगा, है ना, क्लाइंट पे डिस्पैच होगा नहीं होगा। तो वो रिलायबिलिटी है एक, है ना, राइट। उज्जवल है वो बिजनेस देखते हैं या फंडिंग देखते हैं। सो वो बिजनेस कंपनी के लिए बराबर आएगा, हम ग्रो करेंगे, उसके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उनके जो मतलब चैलेंजेस हैं या फिर क्या फेस कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस है पूरा कि वो बिजनेस आएगा, वो ट्राई कर रहा है इंसान। मैं हूँ, मैं अकाउंट्स देखता हूँ, फाइनेंस देखता हूँ, है ना। सो वो प्रोजेक्शंस मिलेंगे, वो एक कैश इनफ्लो कैसे होगा, इन्फ्लक्स कैसे होगा, वो मिलेगा। सो वो रिक्वायर्ड है। आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, आपको एक बिलीफ होना चाहिए कि हाँ ये इंसान अच्छा है। कॉलेज का जिक्र हुआ था हमारे कन्वर्सेशन में स्टार्टिंग में, जैसे आपने बोला कि आप इतने अच्छे कॉलेज से नहीं थे, बट इतनी अच्छी कंपनी आपने बना ली। तो सबसे पहले पर्सनल माइंडसेट कि चलो हरियाणा से, डेफिनेटली हरियाणा से निकल के अगर कोई बंदा 25 करोड़ 30 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी बना रहा है, एंड नॉट जस्ट इन स्पेसिफिक सेगमेंट में, ईवी में, जो कि सबको समझ में भी नहीं आती, राइट। तो काफ़ी हार्ड है, चैलेंजिंग है, एज इन बिजनेस साइड भी, एज इन कस्टमर साइड भी, राइट। तो सबसे पहले वो कैसे हुआ, वो एक माइंडसेट चेंज होता है कि चलो मैं ये करूँगा, और वो बिलीफ मेरे अंदर है कि चलो ठीक है, कॉलेज कुछ भी हो, क्योंकि आई हैव सीन की बायस तो काफ़ी रहता है कॉलेजेस में, जो आईआईटी वाले हैं उनको थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है। तो वो चीज़ को आपने कैसे टैकल किया है अंदर भी, और कुछ चैलेंजेस आए थे तो उसके बारे में बताइए। कॉलेज में जैसे कई बार क्या होता है कि आपकी सराउंडिंग कैसी है। कॉलेज सभी बराबर होते हैं, आईआईटी में देखेंगे तो कॉलेज तो सेम है। अब आपके सराउंडिंग में इंसान कैसे हैं, है ना, वो बहुत डिपेंड करता है। फिर कल्चर जो मिलता कल्चर कैसा है आपके, आप कैसे क्या बातें क्या करते हैं दिन में, है ना, कैसे आप बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, राइट। फिर आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है, राइट। हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है कि सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लैब अवेलेबल है आपके पास, फैकल्टी वैसी है, आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं सारी, ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। ऑल्दो हमारे कॉलेज ने सपोर्ट किया, हमें एक अलग से लैब दिया काम करने के लिए, जो कि एक अच्छा था। हमने उनको पिच किया कि हम ये बनाएंगे, सो उन्होंने सपोर्ट किया हमें। लेकिन फिर भी होता है कि आपके पास वो डायरेक्शन गाइड करने के लिए लोग हैं वहाँ पे, वो गाइड करेंगे क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा होता है कि आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है। फैमिली, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है आपको कुछ करने के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा। फिर आप भी जब आप
थक जाएंगे, हार जाएंगे, तो आपको लगेगा कि यार छोड़ देना चाहिए। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है ही नहीं, वो ये बोलेगा कि नहीं यार हो जाएगा, है ना, थोड़ा और, राइट। है ना, तो वो डाउन हमेशा आएगा लाइफ में। फैमिली सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। एक आपके को फाउंडर की अंडरस्टैंडिंग, मैं बता रहा हूँ ना, को फाउंडर की अंडरस्टैंडिंग बहुत नेसेसरी है। कोई अगर एक को फाउंडर, कई बार क्या होता है कि आज हमें कोई टारगेट अचीव करना है, को फाउंडर है वो तो उसके मतलब फुल स्ट्रेंथ से काम करेगा, हो सकता है उसने वो काम नहीं कर पाया, है ना, तो उसको आप कैसे बता रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उसने कोई गलती की तो कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। को फाउंडर्स डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इक्वली जो टीम मेंबर्स जो आपके होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड राइट टाइम टीम मेंबर चूज़ करना, फिर उनको रिटेन करके रखना, उनको वो कल्चर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया हर कंपनी में। नाउ एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। तो आप अपनी कंपनी में वो कल्चर कैसा है और कैसे आप मेंटेन करते हो सो दैट सब लोग खुश रहें अपार्ट फ्रॉम सैलरीज? एक तो यार मुझे, हमें ना बहुत डिफिकल्टी आती थी स्टार्टिंग में कि हमने कहीं जॉब नहीं की, है ना, तो हमें नहीं पता है कि कल्चर कैसा होता है। सब दोस्त हैं, सब भाई हैं, है ना, राइट। कोई कंपनी में हायर होता है एम्प्लॉय, तो एक आपके पास ना ज़्यादा स्पेस नहीं है, प्राइवेसी नहीं है। अभी जैसे हमारे पास आप देखो तो थोड़ा स्पेस बढ़ गया है। हमने 3-4 साल लगातार एक ही रूम में काम किया, इतना बड़ा रूम जैसे हम बैठे हैं इसमें, है ना, तो आपके पास 3-4-5 एम्प्लॉय हैं, तो उनको आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो जैसे एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं, वो काम नहीं आएगा, है ना। ठीक है, एक गैप इन डिस्टेंस होना चाहिए आपके बीच में, वो एक टाइम के बाद होना चाहिए। इनिशियली जो आपके लाइक आपकी कंपनी अगर 100 एम्प्लॉयज़ की हो जाती है, उसमें भी जो 90% काम है वो केवल 10 लोग कर रहे होते हैं, है ना। अब वो 10 लोग कौन होंगे, वो आपके वही लोग होंगे जो आपके साथ इतने शुरू में स्टार्ट किया था। एंड वो डिजर्व भी करते वो हैं। डिजर्व भी करते हैं, और वो करके देंगे आपको, क्योंकि बता रहा हूँ ना, को फाउंडर्स के बाद जो मेन आता है ना, आपके जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं कंपनी के, है ना। हमारे पास भी जैसे कि अभी करंट जो स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ की 30 एम्प्लॉय, जो 10 से 12 एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम जानते हैं पिछले 6 साल से, वो हमारे सेम कॉलेज से हैं, उनको हमने ट्रेन किया, सिखाया कैसे होता है, क्या होता है ना। तो एक कल्चर क्रिएट करना कंपनी में ना, अब अगर एम्प्लॉय खुद का जो अंदर थॉट्स हैं वो आपके सामने आके बोल पा रहा है ना, वो कल्चर अच्छा है, और उसकी रिस्पेक्ट आपसे मिल रही है उसको, वो कल्चर अच्छा है। कल्चर में दो ही चीज़ें आती हैं, एम्प्लॉय बोल पाए और जो बोला है उसने उसको सुना जाए आगे, राइट। सो वो हमने अच्छे से किया। जैसे कि मैं अभी हमने कुछ टीम डिवाइड्स की हैं रिसेंटली, कि ये क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो आपको वो टीम एक डिवाइड करना पड़ेगा। पहले कोई भी एम्प्लॉय आके मुझे या सुनील को कुछ भी बोल सकता है, मतलब कुछ भी अपना इनपुट दे सकता है कि हम कैसे ग्रोथ करेंगे। एक टीम को बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, अगर इनिशियल आप स्टार्ट कर रहे हो कोई भी चीज़, तो टीम में के पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमने दिन में 12 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, किस लिए काम किया। ठीक है, हम वो गोल 1 महीने में अचीव नहीं कर पाए, 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, कभी तो अचीव होगा, लेकिन वो टारगेट कहाँ पहुँचना है वो बहुत रिक्वायर्ड है टीम के लिए। तो ईवी की बात करें तो अभी डिबेट्स तो काफ़ी आते थे। ईवी आया, फिर रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, अभी हमने देखा है लिथियम से काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ कुछ गाड़ियाँ मैं देख रहा हूँ रोड्स पे। तो इस पे काफ़ी डिबेट्स है। तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन द फ्यूचर ऑफ दिस, कि इसके आगे भी लिमिटेशंस क्या हैं ईवी की, या इसके आगे क्या क्या ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम देख सकते हैं व्हीकल्स में? हाइड्रोजन एक ने बताया, वो एक हो सकता है। देखो मेन चैलेंज में क्या है ना, कि आपके पास आप चार्ज टाइम कैसे कम कर सकते हैं, रिफ्यूल टाइम कैसे कम कर सकते हैं, रिफिल टाइम कैसे कम कर सकते हैं, राइट। ईवी की बात करता हूँ, मेन है कि लिमिट रेंज है, एक लिमिट है। सेकेंड इज की रेंज है, चलो वो तो पेट्रोल डीजल की भी है रेंज, लेकिन रिफिल कितना जल्दी हो पा रहा है, चार्जिंग टाइम, है ना, और चार्जिंग की अवेलेबिलिटी, राइट, वो चीज़ें अभी चैलेंजेस हैं। उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है स्वैपिंग स्टेशंस, राइट, फास्ट चार्जिंग। आप टू व्हीलर थ्री व्हीलर में स्वैपिंग कर सकते हैं, आपने 2 बैटरी दिया, 2 बैटरी वापस दिया, वो भी हो भी रहा है, बहुत से प्लेयर मार्केट में स्वैपिंग कर रहे हैं, राइट। एक फास्ट चार्जिंग ऑप्शन आता है, अब कितना फास्ट, पेट्रोल तो आप 10 मिनट में भरवा लेते हैं, अब 10 मिनट में आपकी वो गाड़ी की रेंज हो जाती है 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, राइट। अब ईवी में क्या 10 मिनट में हम अचीव कर पाएंगे, वो क्वेश्चन मार्क्स सब भी है। टू व्हीलर आप देखेंगे अभी ना जो अडोप्शन है वो मेजरली टू व्हीलर थ्री व्हीलर में है, या फिर लोडर एप्लीकेशन में है ईवी का अडोप्शन, कम डिस्टेंस। है ना, क्योंकि वो डिस्टेंस कम है, एक आप लिमिटेड रेंज में ही ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे आप कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप पूरा इंडिया घूमना है, मुझे आज देहरादून जाना है, मुझे आज लखनऊ जाना है,
मुझे आज जयपुर जाना है, वहाँ पे क्वेश्चंस हैं ईवी के लिए। वो फोर व्हीलर में आप जैसे कि देखेंगे तो वो टाइम के साथ सोल्व होंगे वो। बहुत से कंपनीज हैं चार्जिंग स्टेशन लगा रही हैं, ईवी की टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है कि चार्जिंग फास्ट कैसे की जाए। चार्जिंग फास्ट की भी गई है। आपको कई कंपनी जब भी क्लेम करती हैं कि 20 मिनट में आप 200 किलोमीटर की रेंज ले लीजिए, है ना, 20 मिनट में आप 500 किलोमीटर की रेंज, वो पॉसिबल अभी भी हो रहा है। लेकिन उससे बैटरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अभी भी टर्म कंडीशंस लिखी होती हैं अंदर कि फास्ट चार्जिंग करेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ जो 10 साल है वो 8 साल आ जाएगी, 5 साल आ जाएगी। सो वो एंड क्लाइम तो नहीं चाहेगा। प्रोडक्ट्स आप कितने भी अच्छे बना लो, बट आई व्हाट आई बिलीव कि एक कस्टमर का माइंडसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हमने भी ऑब्जर्व किया है, जब आप किसी नॉर्मल इंडिविजुअल से बात करो ईवीज़ की, तो उनका माइंडसेट या थॉट प्रोसेस अलग होता है कि चलो ठीक है, इतने में यहाँ पहुँच जाएंगे, इतने में वहाँ पहुँच जाएंगे, क्या ज़रूरत है ईवी की, राइट। ईवी तो पेट्रोल से कभी बंद नहीं होगा। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी के लिए अपने ऑडियंस को एजुकेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू एज ए कंपनी हाउ यू आर डूइंग दिस, और अभी जो एडेप्टेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है वो अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, सो दैट लोग जागरूक हो कि हाँ दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड यूज इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल, क्योंकि फ्यूचर तो यही होने वाला है। एज ए कंपनी आप ग्रो करोगे, बट लेकिन 10-20 साल बाद आपको ये आप चाहो या ना चाहो आपको लेना तो पड़ेगा। तो वो एक अवेयरनेस एजुकेशन वाला पार्ट कैसे करें होल एज ए इकोसिस्टम, और आप कैसे करो एज ए कंपनी। इकोसिस्टम दो ही इससे सॉल्यूशन है, टेक और एक आप उनको ये बता दो कि भाई आपकी बैटरी जो आपकी जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे आपको रिफिल सिस्टम मिल जाएगा। रेंज एंजाइटी है अभी भी लोगों में कि 100 किलोमीटर क्लेम किया है, उसका सॉल्यूशन टेक है। अगर आपका बैटरी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, आपकी व्हीकल टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको एग्जैक्ट रेंज मिले। प्रॉब्लम अभी भी लोगों को वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरी स्कूटी ने बताया कि मैं 100% चार्ज हूँ, मैं 90 किलोमीटर अभी तेरे को लेके जा सकती हूँ, राइट, लेकिन वो तेरे को 50 किलोमीटर लेके गई। प्रॉब्लम वहाँ है, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है। यू एज ए बिजनेस ओनर, जब आप इसी सेक्टर में हो, तो आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी, अगर मैं स्कूटी की बात करूँ या बाइक करूँ, तो सबसे अच्छी कंपनी आपकी पर्सनल फेवरेट कौन है, जो आपको लगता है कि जो सबसे बेटर काम कर रही है। फिर का आप डिज़ाइन ले लीजिए, आप टेक ले लीजिए, है ना, एक उन्होंने सब कुछ स्क्रैच से बनाया है ना। कॉन्फिडेंस किस पे आएगा जब सारा सॉल्यूशन मेरे पास है। एक और कंपनी है एक्स, उसने 4 जगह से माल लेके सामान बनाया है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो आपको सॉल्यूशन दे नहीं पाएगी। देखो प्रॉब्लम आना एक बहुत जनरिक चीज़ है, उस पर कंट्रोल कैसा है वो। कंट्रोल तभी कर पाओगे जब आप खुद हाँ, कर। खुद कर रहे हो तभी कंट्रोल कर पाओगे। मैं बीमस बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यही बीमस इंपोर्ट कर रहा था, चाइना से बेच रहा होता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं केवल चाइना वाले से पूछ सकता हूँ कि भाई क्या हो रहा है तो बता दे। लेकिन अगर मेरे पास मेरा खुद का बनाया हुआ सामान है तो हाँ, ये ठीक है, आज प्रॉब्लम आई, लेकिन जो नेक्स्ट मेरा स्कूटर कंपनी से बाहर निकलेगा ना, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंड रेजिंग तो आपने भी करी है, तो उस जर्नी के बारे में बताइए कि हाउ मच यू हैव रेज्ड एंड कब किया था, रेस प्रोसेस क्या था। अभी हमने रिसेंटली किया था 2022 में, 2022 अगस्त में, फ्रॉम एक एंजल फर्म है वहाँ से 1.8 CR रेज किया था, राइट। वो एक बहुत अच्छी जर्नी है, आपको बहुत सिखाती है फंड रेजिंग। सो एक तो ना जब आप फंड रेज स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तो फाउंडर के अंदर ये होना चाहिए कि वो पिविट कर देगा कभी भी, है ना, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ बनाया है तो वो बेस्ट है। रिजिड नहीं होना चाहिए। हाँ, रिजिड मत बनो, पिविट करने के लिए हमेशा रेडी रहो। एक हमें रिजेक्शन मिली 40 जगह से, है ना, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी कि आपने जाके किसी को पिच किया, आपको आइडिया बताया, हो सकता है कि आपकी थिंकिंग मैच नहीं हो उसके साथ। एक ना बहुत कहीं पे भी क्या होता है, कई बार आपको कोई ऑफर आता है कि ठीक है आपका आइडिया मुझे अच्छा लगा, मैं आपको अभी देता हूँ 50% इक्विटी चाहिए मुझे और आप मेरे से पैसा लें। वो बहुत गलत चीज़ है। राइट, स्टार्टिंग में लोग देते हैं। कैसे लोग, देखो आपको अगर आपको पैसा चाहिए तो ठीक है, आप किसी को टेबल पे लेके आ रहे हो तो वो अपने फायदे के लिए लेके आ रहा है, वो भी उसमें ये मत सोचो कि मेरा ही फायदा है। राइट। मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरा तो पैसा है ना, तो मैं क्यों लगाऊंगा पैसा, मेरा भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना। तो एक फाउंडर को हमेशा देखना चाहिए कि वो जो इन्वेस्टर आ रहा है उसके लिए अच्छा हो, एज ए मेंटर काम करे, गाइड करे। सेम इंडस्ट्री हो तो बेस्ट है, उसने पहले काम किया तो आपको बता पाएगा कि हाँ ये करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक हेल्प लेना फाउंडर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, खराब नहीं होती। आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, आस्क फॉर इट, कुछ जितने भी। भी, हाँ पूछो ना, लोगों से पूछो ना, वो आपकी हेल्प करेंगे। नहीं पूछोगे, आप खुद सोचोगे कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो नहीं होगा। नेटवर्क नेटवर्क इंक्रीज करो, लोगों से मिलो,
है ना, लोग हमेशा सराउंडिंग में हैं जिन्होंने कुछ बनाया है। मेन उनसे मिलो जो फेल हुए हैं। हम्म, जो सक्सेस हो गया उसके पास ईगो होगा अपना, लेकिन जो फेल हुआ उसके पास एक्सपीरियंस होगा। वो आपको बताएगा कि यहाँ मत जाना, यहाँ मैं गिरा था, तू भी कर सकता हम्म, है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक, आप 10 लोगों को पिच करोगे, आपको डिमोटिवेशन आएगी, नहीं यार नहीं फंडिंग मिल रही है। आपको 100 ना नहीं एक हाँ। चाहिए, एक हाँ चाहिए आपको, राइट। तो एक हाँ के लिए हाँ, सुबह सच। दोबारा उठना है, प्रिपेयर करना है, लास्ट में क्या मिस्टेक की तो दोबारा नहीं करनी है। हम्म, देखो, कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर के मना कर देना गलत नहीं है कभी भी। एक उसको नेगेटिव मत लो कि मना कैसे कर सकता है। फीडबैक सीख। फीडबैक दे रहा है तो उसको ये मत लो कि यार मुझे कैसे फीडबैक दे सकता है। हो सकता है कि आपको गलत फीडबैक दे रहा हो, हम्म, उसने आपको 10 फीडबैक दिए, 9 गलत हो सकते हैं, हो सकता है कि एक सही हो, हम्म, राइट। सो वो लेके चलना है। हमें 40 लोगों ने मना किया, हम्म, हमने, ये तो है नहीं कि हमने ये अब 40 लोग हम ट्राई कर सकते थे कि नहीं यार अब हम अप्लाई नहीं करेंगे या हम दोबारा नहीं जाएंगे फंडिंग लेने, ऐसा नहीं है। दोबारा ट्राई करो। कुछ कमियां उसको सुधार के फिर 2 साल लगे हमें फर्स्ट फंड, फंड इसका। हाँ, फर्स्ट फंड रेज करने। फंड रेज का राइट टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो लोग समझ गए हैं कि पहले बिजनेस बनाओ, क्योंकि मिसकंसेप्शंस था कि चलो लोग कंपनी शुरू करते थे फंड रेज करने के लिए। वो बहुत होता है, पहले भी बहुत होता था, अभी भी। मेरा तो देखो पर्सनली ये मानना है कि आप किसी का पैसा ले रहे हो, हम्म, लाइबिलिटी है आपके ऊपर, है ना। तो आप ये खुद श्योर हो कि हाँ इससे आप उसका नुकसान नहीं होने दोगे, हम्म, है ना। उसने भी बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, पैसा आपकी इन्वेस्ट किया है, भरोसा करके इन्वेस्ट किया है, ट्रस्ट है आपके ऊपर, हम्म, तब इन्वेस्ट हुआ है कि आप कैपेबिलिटी है, बना लोगे। तो कभी भी अहमद उठाओ कि वहाँ लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, वैसे लगा देंगे, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, हो जाएगा, नहीं। प्लानिंग है पैसे स्पेंड करने का कि इससे मैं ये अचीव करूंगा, तो आप पैसा लो, और आपको पैसा तभी देगा। देखो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी है आपके पास, हम्म, कि एक क्लियर पाथ आपके पास है ना, आपके पास मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, हम्म, या फिर मैं सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी हूँ, हम्म, मेरा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अब मुझे टीम एक्सपेंड करनी है और विद इन 6 मंथ मेरा रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा, हम्म, विद इन 2 मंथ रेवेन्यू चालू हो जाएगा। सो वो अच्छा स्टेज है, क्योंकि फंड रेजिंग अपना अपना एक प्रोसेस है लंबा। हम्म। डीडी होगा, फाइनेंशियल डीडी होगा, लीगल डीडी फुल टाइम होगा, जॉब फुल टाइप। टाइम जॉब। ये मैं और उज्ज्वल फुल टाइम यही करते थे। हम्म, हम्म, आज पिच बनाया है, दोबारा इटरेट होगा, इसमें ये ऐड करना है, ये करना, फुल टाइम यही करते थे, राइट। सो वो अपने आप में एक 6-8 महीने का प्रोसेस है। हम्म, कभी मैंने आपको आज ये बोला कि ठीक है मैं आपको पैसे देता हूँ, हम्म, उसके बाद भी 6 महीने लगते हैं पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने में। ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो रहा है। हम्म, वो पूरा लीगल प्रोसेस आएंगे, डीडी करेंगे, फाइनेंशियल डीडी करेंगे, है ना। तो वो सब होगा। हाँ, अगर कोई छोटा राउंड है 5, 10, 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का, हो सकता है कि आपको वो दे देगा जल्दी। लेकिन अगर आपने किसी, जैसे कि हमने अभी एक राउंड कर लिया है, हम्म, अब हम सेकंड राउंड रेज कर रहे हैं, उसका प्रोसेस 1 साल से चल रहा है लिटरली। हम्म, इन्वेस्टर से यस आ चुका है कि हाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, अब उसका प्रोसेस इतना लेंथी है। फाइलिंग है एमसीए पोर्टल पे, बहुत सी लीगल चीज़ें हैं, आपको बैलेंस शीट देना है। हम्म। तो वो एक अपने आप में, एज अ फाउंडर सबसे, जो जैसे आपने बात करी कि जो फेलियर से उसको सीखो, राइट, तो आपके पूरे होल जर्नी में जो सबसे बड़ी जो फेलियर थी जो आपको सबसे ज़्यादा सिखा के गई, जो एक लर्निंग आप शेयर करना चाहते हो ऑडियंस से। एक सबसे बड़ा तो चीज़ है यार, क्लाइंट पे एक्सपेरिमेंट मत करो। हम्म, क्लाइंट एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बने हैं, राइट। कोई ट्रस्ट आप किसी को, कोई प्रोडक्ट ले रहा है, कोई दे रहा है, तो उस पर ट्रस्ट आप इतना अच्छा सपोर्ट करो उसको, लेकिन एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर मत करो। हम्म, अगर प्रोडक्ट मैच्योर नहीं है, आपने किसी को दे दिया है टेस्टिंग करने के लिए, वो टेस्ट बेंच बना के, हम्म। तो वो सही नहीं है। डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटिंग इंडस्ट्री है, और हर साल ग्रो कर रही है एक विद अ रैपिड स्पेस। तो व्हाट्स द फ्यूचर होल्ड फॉर ईवी, और आपकी कंपनी के लिए क्या विज़न आप देखते हो, और भी लोग जो इस इकोसिस्टम में हैं पर्टिकुलरली ईवी में, तो क्या लगता है आगे कुछ सालों का क्या फ्यूचर रहने वाला है। मेरा विजन तो ये है यार कि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीलर, टू व्हीलर या घर में बैटरी लगी हो, तो वो पावर्ड बाई इलेक्ट्रिक फ्यूल हो, राइट। अभी जो करंट गोल है वो है कि जितनी भी इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना से, अदर कंट्रीज से, ईवी डोमेन के टेक कंपोनेंट्स वो हमें रिप्लेस करने हैं, हम्म, राइट। उसमें मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। हमारा कंपटीशन अभी ना इंडिया के साथ है ही नहीं, इंडियन के साथ है ही नहीं, हम्म, है ना। मैं मानता हूँ कि वो अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मेरा कंपटीशन उनके साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन चाइना के साथ है। मेरा कंपटीशन उनके साथ है जो हम बाहर से टेक कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। एक इकोसिस्टम आप बिल्ड हाँ, करने की कोशिश। एक लोकल इकोसिस्टम बिल्ड करो, उसके बाद आपका कंपटीशन आएगा, वो हम्म, अभी है ही नहीं। 80% कंपोनेंट अभी भी हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं ईवी के।
दैट्स द रियलिटी। हाँ, अगर मैं उनको 80% में से 30% भी खुद रिप्लेस कर देता हूँ तो वो बहुत बड़ा नंबर है। मेरी ग्रोथ डायरेक्ट है उसमें, ऐसा नहीं कि मेरे कंपटीशन ने कितना परसेंट शेयर लिया, वैसा नहीं। ओला एथर नहीं है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे चाइना और हम लोकल वेंडर जितने भी लगे हुए हैं वो हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले इस कन्वर्सेशन के लिए, और काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला नए नए प्रोडक्ट्स के साथ, और एग्जैक्टली इकोसिस्टम कैसे काम करता है काफ़ी कुछ पता भी चला। और आई होप कि आप और आपके जैसे जितनी भी कंपनीज हैं जो एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो जल्दी से सक्सेसफुल हो, और सभी लोग जो अभी अवेयर नहीं है तो डेफिनेटली गो टू ईवीज और अपने देश को और सशक्त बनाओ, और इंडियन ब्रांड को चूज़ करके। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस।